तो 10th वालों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और इस साल आपके लिए जो है बहुत काम करना है मुझे और आपके सिलेबस पर भी काम करना है। तो यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो है मॉड्यूल 2 पढ़ने वाले हैं। अगर हम मॉड्यूल 2 की बात करते हैं तो मॉड्यूल 2 के अंदर जो हमें चीज़ें पढ़नी है, मॉड्यूल 2 में अगर हम आते हैं तो मॉड्यूल 2 में हम कंप्लीट मॉड्यूल 2 का एक कह सकते हैं कि फटाफट हम समझेंगे कि क्या क्या है इसमें। आपके पास चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है, 13 और 14 है। तो एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा हर किसी के चैप्टर के बारे में बताने के लिए। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। इसका जो मॉड्यूल का नाम है वो है प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन एवं विकास, नेचुरल एनवायरनमेंट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इसमें जो आपको पढ़ना है सबसे पहले चैप्टर 9 के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 9 जो आपका है वो है भारत का भौगोलिक भूगोल, यानी आप बोल सकते हैं कि इंडिया के बारे में ये है। मैं लिख देता हूँ इसका, ये सबसे पहले भारत का भौगोलिक भूगोल। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी समझेंगे क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में इसको फिर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भौगोलिक भूगोल हो गया। चैप्टर 10 जो यहाँ पर आपका पढ़ना है, अगर आप चैप्टर 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में पढ़ना है कि क्या जलवायु वगैरह रहेगा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है आपका। चैप्टर 11 जो पढ़ना है वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है आपका। अगर चैप्टर 11 की आप बात करते हैं तो ये जैव विविधता के बारे में पढ़ना है। तो हम लिख देते हैं जैव विविधता, ठीक है ना। ये जैव विविधता हो गया आपका यानी बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा अगर आप चैप्टर 12 में आते हैं तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 12 में आते ही पढ़ना है भारत में कृषि। समय तो वैसे भी कम होता है, लेकिन अगर आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसके अलावा अगर आप चैप्टर 13 पे आते हैं, चैप्टर 13 में पढ़ना यातायात तथा संचार के साधन। यातायात तथा संचार के साधन, इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया। और जो चैप्टर 14 है आपका, यहाँ पे जो चैप्टर 14 है वो पढ़ना जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन यानी कि पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से एक एक चैप्टर के बारे में आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपका चैप्टर 9। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं और ये हमारा है चैप्टर 9। तो यहाँ हम लिख लेते हैं चैप्टर 9 और ये है भारत का भौगोलिक भूगोल। क्या लिखा हुआ है? भारत का भौगोलिक भूगोल, ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 में। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इंडिया के बारे में आप किस तरीके से आपके पास नॉलेज है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इंडिया के बारे में। सबसे पहले कुछ पॉइंट हम समझेंगे और आप भी इसको चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं या पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चल सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है। देखिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले भारत का जो एरिया है ना, वो बहुत ही बड़ा है, आप जानते हैं। और इंग्लैंड से हम बात करें तो ये 20 गुना बड़ा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कि कितना बड़ा है, लिस्ट में नंबर आएंगे तो 7वां देश है, यानी कि ये 7th नंबर पे आता है। एरिया से अगर हम बात करेंगे तो ये 7वां देश है, ये 7th नंबर का देश है ना। तो भाई अगर ये 7th नंबर का देश है तो सबसे पहले पॉइंट तो ये आता है कि भारत से और बड़े 6 देश होंगे ना, तभी तो 7वें नंबर पे आ रहा। हाँ सर, ये तो पॉइंट वाली बात है कि नहीं। इसके अलावा जो है अगर आप बात करें भारत में तो कैसे आप लोग इसको लिखते हैं, इसका देखिए ये आपको याद रखना है। आपको जो पूछेगा आपको यहाँ पर लिखना है कि भारत जो है
8 डिग्री, ऐसे बोलेंगे 8 डिग्री, ये लिखते हैं ऐसे करके यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। और एक लाइन आपको यहां ध्यान रखना, एंड यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये एकदम याद कर लेना, क्योंकि अगर ये याद नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। पूर्वी देशांतर इनके बीच में स्थित है। मैं आगे रिपीट कर रहा हूं, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया यहाँ पे ये। और अगर आप नीचे बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। आइए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर आप बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो भारत है हमारा, भारत की जो स्थल सीमा है ना, वह स्थल सीमा को अगर हम मेजरमेंट करेंगे, जो जमीन वाला हिस्सा है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा है इसको ध्यान दीजिएगा। तो स्थल सीमा का मतलब जो बाउंड्री है इंडिया की, जो बाहर की बाउंड्री है, उन सारे बाउंड्रीज को मेजरमेंट करेंगे जहां जमीन का टुकड़ा है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। ये आपका जो है स्थल सीमा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं जो आपको एमसीक्यू बाकी चैप्टर्स में आपका काम करेगा। ये आपका स्थल सीमा हो गया। और अगर आप तट रेखा की बात करते हैं तो आपका 6100 किलोमीटर जो है तट रेखा है। कितना है? तट रेखा 6100 किलोमीटर आपका यहाँ पर है। भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो जाएगा वो जाएगा 32.8 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। टोटल जाएगा 32.8 लाख किलोमीटर। ये सारे आप याद रखिएगा। ये एक्चुअली जाना चाहिए, इसका वर्ग किलोमीटर में जाना चाहिए। कुल क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर है तो वर्ग किलोमीटर में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। ये टोटल एरिया हो गया आपका। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप इंडिया को मैप को ध्यान से देखेंगे तो इंडिया के मैप में सबसे नीचे में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा हिंद महासागर। तो भाई जब आप हिंद महासागर की बात करते हैं तो हम ऐसा बोलेंगे कि भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हम ऐसा बोलेंगे कि सबसे नीचे आप आएंगे तो हिंद महासागर मिलता है। और अगर आप इसको ऐसे डिसाइड करें कि कौन किधर है, किस तरीके से है, तो अगर इंडिया का इस तरीके से अगर बनाया जाए, मैं मोटा मोटी बना रहा हूँ है ना, इस तरह से मैं इस तरह से बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, केवल इस तरह से दे रहा हूँ। तो अगर आप इंडिया में इधर आएंगे, ये हिस्सा हो रहा है ना, ये वाला हिस्सा इधर का हिस्सा ऐसे, चलिए तो आदमी जैसा बन गया कोई नहीं। तो इंडिया में अगर आप आएंगे यहाँ पर तो सबसे आपको उत्तर में यानी नॉर्थ में जो आपको देखने को मिलता है, ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इधर का नॉर्थ का हिस्सा देखने को मिलता है, इधर हिमालय है। अगर इधर आप आ जाएंगे तो ये आपको हिमालय मिल जाएगा, हिमालय जो मिलता है, हिमालय श्रृंखला आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और साथ में उत्तर में आपको मैदानी इलाका भी मिलता है। ये जो इलाका है यहाँ पे, जैसे कि आपका ये दिल्ली हो गया, ये आपका यूपी हो गया, ये आपका बिहार हो गया, है ना, ये आपका बंगाल हो गया, है ना, बंगाल हो गया। इस तरीके से जो है इस चलता है। इधर इसका हरियाणा हो गया आपका, यहाँ आपका राजस्थान हो गया, यहाँ पर यहाँ पंजाब हो गया, यहाँ हरियाणा हो गया। तो इस तरह से यहाँ उत्तराखंड हो गया। तो ये जो इलाका आपको इधर का देखने को मिलता है, ये सारे के सारे कैसे इलाके देखने को मिलते हैं, ये उत्तरी मैदान देखने को आपको यहाँ पर मिलते हैं, राइट।
साथ में प्रायद्वीपीय पठार भी देखने को मिलता है, भारतीय रेगिस्तान भी आपको मिलता है, ये राजस्थान की साइड में इधर आपको रेगिस्तान भी देखने को मिलता है। अगर आप और भी चीज़ों में आते हैं, तटीय मैदान वगैरह आपको मिलता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ये हो गया इस तरीके से। इसके अलावा मोटा मोटी बताता हूँ, अगर आप कंट्रीज की बात करेंगे यहाँ पर देखिए, एक हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त यहाँ पर है जिससे अक्सर हमारी दोस्ती और दुश्मनी चलती रहती है, वो है पाकिस्तान, है ना। इधर पाकिस्तान का हिस्सा पड़ जाता है, हालांकि ये इधर का नहीं, इधर का पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर ही है वो, यहाँ पर है ये पाकिस्तान का, आएंगे ना ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हिस्सा पाकिस्तान का पड़ता है, ये पाकिस्तान का यहाँ पर हो गया। यहाँ पे इसके इधर आप आएंगे, यहाँ पर इस वाले हिस्से पे आएंगे, यहाँ पे इधर वाला हिस्सा, तो ये चाइना हो गया आपका। यहाँ पर टच में आएंगे तो यहाँ नेपाल हो गया, यहाँ पे यहीं पर बिहार के जस्ट बगल में यहाँ पर नेपाल हो गया आपका यहाँ पे। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। इधर आप इधर वाला हिस्सा आएंगे, बीच में जो इस तरह से घूम जाता है, यहाँ पर इस तरीके से जाता है, तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश हो गया यहाँ पे। तो ऐसे करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर सबसे टॉप नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, तो आपका श्रीलंका हो गया यहाँ पे, है ना। ये सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये श्रीलंका हो गया आपका। और बाकी आप जानते हैं कि तीन तरफ से इंडिया जो है वो समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि कैसे व्यापारिक संबंध हमारे रहे हैं, तो पुराने समय से ही आप देखिए एशिया और अफ्रीका के साथ हमारे बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं। एशिया को आप किस में मेजरमेंट करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड को जो है कई महादेशों में विभाजित किया गया, उसमें से एक एशिया है। भारत, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये म्यांमार, तिब्बत, ये सारे देश किस में आते हैं, ये सारे के सारे देश एशिया में आते हैं, ठीक है ना, एशिया में आते हैं। यहाँ पर अफ्रीका जाएंगे तो आपको अफ्रीका में मिलेगा। तो ऐसे करके जो है सारा बटा हुआ है ना इसका। तो देखिए हमारे अपने एशिया में तो जमीनी स्थल से बिजनेस चलता है, तो यहाँ तो आसानी है बिजनेस करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा समुद्री रास्तों से हम अफ्रीका, यूरोप वगैरह से भी बिजनेस करते आए हैं। अगर हम कटिबंधों की बात करेंगे तो अगला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, उसको चाहो तो नोट कर लेना, याद कर लेना। इसमें लिखा है भारत जो है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। तो ध्यान देना, भारत के पास उष्ण तथा उपोष्ण दोनों ही कटिबंध हैं। ये बहुत ही कई बार पूछ चुका है ये, इसका ध्यान देना कि भारत में जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंध यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है देश में अगर आप अक्षांशीय देशांतर की बात करेंगे तो 30-30 डिग्री के डिफरेंस यानी अंशों में बटा हुआ है। ये बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने भारत में देखने को मिलता है। अगर आप उत्तर में आएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया, अगर आप उत्तर में आएंगे यहाँ पे, तो जैसे कि बिहार हो गया, बंगाल हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका पंजाब हो गया, तो यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया फसल होता है। और यहाँ पर खासकर गेहूँ, चावल, गन्ना, सब्जी, फल, ये सारे बहुत अच्छे होता है। अगर आप मेरठ वगैरह यूपी में चले जाइए तो आपको खाली गन्ना ही गन्ना दिखेगा, बाकी यूपी में ही आपको गेहूं भी मिलेगा, आपको चावल मिलेगा। आप पंजाब चले जाइए तो वहाँ भी चावल और गेहूं की बहुत अच्छी फसल होती है। तो ऐसे करके यहाँ बहुत ही अच्छी फसल होती है। इसके अलावा अगर आप प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो भारत के दक्षिणी किनारे तक फैला हुआ, अगर साउथ में आएंगे तो बहुत सारे पठारी इलाका मिलता है, अरावली की श्रृंखला वगैरह, वो आज भी पुरानी और नई मिट्टी जो बनी उसको देखने को मिलता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर जानते हैं जो 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि अगर आप ये गुजरात चले आइए, यहाँ पर गुजरात है ना, यहाँ पर गुजरात चले आइए और यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश आ जाइए, यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश है। अगर इसके बात करते हैं यहाँ पे तो 2 घंटे का डिफरेंस है सूर्योदय में, 2 घंटे का, यानी कि ये आपका पड़ गया ईस्ट में पड़ गया नहीं इसका, और ये आपका वेस्ट में पड़ गया इसका, गुजरात का। तो ये अगर आप उत्तरी और पश्चिमी यानी कि ईस्ट और वेस्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो इसका स्टैंडर्ड लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना। जो स्टैंडर्ड मानक जो बोलते हैं ना, जो पूरे देश के लिए मानक समय डिसाइड किया गया। देखते हैं स्मार्टफोन लेते हैं तो कहीं भी चले जाइए वो एक ही टाइम बताएगा आपका, अलग अलग कंट्रीज का फिर बदल जाता है। नहीं, पाकिस्तान का टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है, बांग्लादेश का चेंज हो जाता है, चाइना का, अफ्रीका का, अमेरिका का, रसिया का, सबका चेंज हो जाता है फिर टाइम के साथ में। तो इसका जो मानक समय लिया गया है वो लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट होते हैं जहां आप फंस सकते हैं, आपको याद नहीं रहेगा तो।
ये पूरे भारत का है। भारत में द्वीप के दो समूह हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आप इधर आ जाइए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, ये जो बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप मिलते हैं, बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे। इसी में एक द्वीप है यहाँ पर अंडमान और निकोबार। अरब सागर में आएंगे तो आपको 43 द्वीप मिलेगा। भारत में दो प्रकार की हिमालय नदियाँ बहती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो देखिए बहुत सारी नदियाँ भारत में हिमालय से निकलती है। देखिए जो हिमालय पर्वत मैंने रेड कलर का दिखाया था, मैं इसको कर देता हूँ, ये हिमालय पर्वत हुआ। इस हिमालय पर्वत से देखिए इधर से नदी आ गया, इधर से नदी आ गया, यहाँ उत्तराखंड से एंट्री कर गया, ऊपर से एंट्री कर गया। तो ऐसे करके हिमालय पर्वत से बहुत सी और प्रायद्वीपीय नदियाँ भी हमारे यहाँ हैं जो कि मानसून पर चलती है। बंगाल की खाड़ी में और लगभग नदियाँ जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। यहाँ पे अगर आप यहाँ आएंगे तो बंगाल की खाड़ी में आ जाती है यहाँ पर, फिर वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इस तरीके का बन जाता है, इधर से ही पानी जा रहा है, इधर से ही पानी जा रहा है, इसको डेल्टा का फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं। यहाँ पे अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं। ठीक है, भारत में नदियों के जल का विविध रूप प्रयोग होता है और लेकिन कुछ दुख की बात भी है, जैसे कि अभी रिसेंट में उत्तराखंड में मैं देख रहा था कि गंगा नदी हो गया, उसमें इस तरीके से नाले मिलाए जा रहे हैं कि आने वाले 5 साल 10 साल बाद जो है वो भी यमुना नदी की तरह गंदी हो जाएंगी। जैसे कि दिल्ली में यमुना नदी में झाग बनता है, आज तक कोई भी उसका उपाय नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हम दोषी हैं इस बात को लेकर कि हमारा ही कचरा, हमारी ही गंदगी जो है, इसके पीछे इंडस्ट्री है, औद्योगिकरण है, नगर है, नगर में लोग रहते हैं, इतनी गंदगी निकलती है, इंडस्ट्रीकरण, इंडस्ट्री में बहुत सारी गंदगी निकलती है। हमारा जनसंख्या विस्फोट भी है, हम भी बहुत तेज़ी से जनसंख्या को बढ़ाए जा रहे हैं। चाइना को भी हमने टेक ओवर कर दिया, दुनिया में पहले नंबर पर आ चुके हैं। तो इतना बड़े लेवल पे जनसंख्या के लिए बहुत सारे मटेरियल बनाने होते हैं, तो इंडस्ट्री में भी गंदगी निकलेगी और ख़ुद वो जनसंख्या जो इतनी बड़ी है वो भी वेस्ट मटेरियल निकालेगा। तो इससे क्या होता है कि बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो 17 मिनट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का भौतिक भूगोल वाला चैप्टर आपका लगभग मैंने मेंशन किया, ये सारे पॉइंट आप क्लियर रखेंगे। बाकी जो है इसके क्वेश्चन आंसर है जिसे हम फिर कभी देख लेंगे। आइए हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं और अगला चैप्टर हमारा क्लाइमेट यानी जलवायु के लेकर है। तो जलवायु जो है वो आपका चैप्टर 10 है। यहाँ पर हम लोग हेडलाइन दे देते हैं और ऐसे ही कुछ पॉइंट आप कॉपी में लिखते चलिएगा और हम अपना काम करते चलेंगे। तो ये आपका जो है चैप्टर 10 जो है ये है जलवायु। देखिए जल और वायु के शब्दावली से जलवायु बना है जिसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है ना, हम अभी बात करेंगे इसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, समझेंगे कैसे क्या जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट के नाम से जान रहे हैं। देखिए अगर आप जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, तो क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु क्या होता है। किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो कहीं पर आपको ठंडी देखने को मिलता है, कहीं पे आपको गर्मी देखने को मिलता है, कहीं कहीं ऐसा मौसम होता है जहाँ ठंडी और गर्मी जो है बैलेंस मिलता है, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे विचित्र विचित्र बातें और अलग अलग तरह के ये जो आपको वहाँ का जलवायु देखने को मिलता है, ये कैसे प्रभावित होता है, क्या इसका कारण होता है, यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। भारत मानसूनों का देश है। देखिए मानसून होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए, ये मानसून मानसून बहुत वर्ड आप सुन रहे हैं। मानसून क्या होता है आप एक बात समझिएगा। देखिए जब भी जैसे मान के चलिए, जब भी जैसे ये मान के चलिए ये वाटर है, समझिए ये जल है ना, ये वाटर है। तो जब भी वाटर यहाँ पर देखिए ये सन हो गया, ठीक है, तो यहाँ से जो रोशनी मिलती है तो यहाँ से जो हीट होता है, हीट होके बाहर निकलता है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हीट होके बाहर निकलता है। तो गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है, गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है। और जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और वो फिर ऐसे जगह जाती है जहाँ उसके अंदर नमी आ जाती है, यानी कि जल की बूंदें उसके अंदर आ जाती है, और फिर जब उसको एक मार्ग मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, तो वो जिन जिन जगह से जाती है वहाँ पर जो है बारिश होता जाता है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 तरफ से जो है समुद्रों से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो अगर इंडिया का मोटा मोटी मैं इस तरीके से अगर बना दूं, इस तरीके से, तो इधर तो बंगाल की खाड़ी हो गया यहाँ पर। तो अगर बंगाल की खाड़ी से मानसून उठेगा तो ये इस तरीके से मूव करेगा, और इधर से अगर मानसून उठेगा तो ये इस तरीके से इन राज्यों से होता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से जो आप अक्सर सुनते हैं कि मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है, तो मानसून आने वाला मतलब पहले ही चल चुका है।
रास्ते में है, अब वो हवा जो है जिन जिन राज्यों से गुजरेगा वहाँ वहाँ हम लोग जाएंगे। अनेक जलवायु के फैक्टर हमें देखने को मिलता है। देखिए जलवायु के फैक्टर आपसे पूछेगा तो जैसे कि देखना होगा कि भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं समुद्र से कितनी दूरी है, आप ये कह सकते हैं कि पर्वत श्रृंखला वहाँ पर कैसा है, हिमालय, अगर आप जैसे कि भारत में देख लीजिए हिमालय जलवायु की बात करते हैं, तो भारत में अगर हिमालय जलवायु की हम लोग बात करें तो इसके नॉर्थ में तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इधर वाले हिस्से में कि हिमालय पर्वत है। तो आपको नहीं लगता कि हिमालय पर्वत है तो यहाँ से उठने वाली हवाएं ठंडी हवाएं होंगी? हाँ जी सर, लगता तो है ठंडी हवाएं होंगी, है ना। ये सारी चीज़ें समझने वाली बात होती है ना। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे? ये सब समझेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो है भारत में जो है अलग अलग मौसमी विविधता देखने को मिलता है। इंडिया में अगर आप बात करें तो 4 ऋतुएं पाई जाती है, और आप सभी जानते हैं शीत ऋतु यानी ठंडी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु हो गया, ये आगे बढ़ते बढ़ते मानसून की ऋतु ले लेता है, पीछे हटते हटते ये मानसून की ऋतु, मतलब आप मौसम देखिए ना। आप ऐसे डिसाइड कीजिए जैसे हमारे यहाँ गर्मी कब से एंट्री कर जाती है, तो अगर आप मार्च से भी डिसाइड करते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, है ना, ये भयंकर गर्मी रहती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बारिश का हो गया। फिर आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एक मौसम हो गया इसका जो बीच का होता है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो इस तरीके से डिसाइड करते हैं। 4 भागों में 12 महीने हैं, इसको इस तरह से करते हैं। लेकिन आज की डेट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है या इतनी ज़्यादा समस्या आ गया है कि भाई इनमें हम ये कह सकते हैं कि मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा अब पहले वाला नहीं रहा। कहीं गर्मी पड़ रही है तो गर्मी ही पड़ रही है, कभी बारिश लेट आ रही है, ठंडी पड़ रही है तो बेतहाशा ठंडी पड़ रही है, कभी नहीं पड़ रही है। तो ये समस्याएं आ रही है, देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ऋतुओं के साथ जो है बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे त्यौहार, सर्दियों में भी बहुत सारे त्यौहार है, गर्मियों में बहुत सारे त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे संसार के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले स्थान, सबसे कम वर्षा वाले स्थान भारत में ही हैं, ये भी बड़ी बात है यहाँ पे। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। भारत में जो सबसे उच्च वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र है। सामान्य वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर है, और कम वर्षा जो है 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में हो गया। ऐसे भी इलाके हैं जहाँ 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो प्रश्न यह उठता है कि मौसम और हमारे जीवन के बीच क्या संबंध है? आप ही खुद ही सोचिए मौसम का और हमारे जीवन में। तो देखिए मौसम जो होता है, देखिए जब आप एक बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, वेदर जो वेदर आता है, अभी नॉर्मल आप डालेंगे गूगल पे तो आपको वेदर बता देगा कि अभी का मौसम कैसा है, ठीक है, अगर आप वेदर की बात करते हैं तो। और जलवायु की बात करते हैं, दोनों बहुत ही आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। इस पर कई बार सवाल भी पूछ चुका है। जलवायु जो होता है एक लंबे समय के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, एक लंबे समय के लिए चलता है। जैसे कि अब गर्मी, तो गर्मी चलेगा 3-4 महीने। लेकिन जो वेदर होता है वो हर पल बदलता रहता है। वेदर चेक कीजिएगा तो अभी का टेम्परेचर इतना बताएगा, थोड़ी देर का टेम्परेचर इतना बताएगा। तो वेदर जो है, मौसम जो है वो बदलता रहता है। लेकिन जलवायु जो है एक बोल सकते हैं एक लंबे समय के लिए हम लेकर चलते हैं जलवायु को, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत की जितनी भी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो मौसम चक्र पर निर्भर करता है। यानी बारिश होगा तो किसानों के फसल अच्छे होंगे, कई बार बारिश नहीं होती है तो सारे फसल बेकार हो जाते हैं, और कई बार तो इतना ज़्यादा बारिश होता है कि फसल ही खराब हो जाता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, बाकी इसका फिर क्वेश्चन आंसर आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बात करते हैं। अगला है चैप्टर 11 बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो मेन मोटा मोटी हम लोग इसको समझते चलेंगे जिससे कि आपके सामने चैप्टर जो है वो क्लियरेंस रह पाए यहाँ पे। तो हम यहाँ मेंशन करते हैं चैप्टर 11, और चैप्टर 11 क्या है? जैव विविधता, है ना, जैव विविधता, जिसको हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर जो है आपको कई तरह के जीव जंतु, वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं। कभी आपने कोई जंगल या कोई ऐसी जगह विजिट किया हो, गए हों जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि तरह तरह की पक्षियाँ, बर्ड्स हैं, तरह तरह के जानवर हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। सो मेनी टाइप्स डिफरेंस।
तो इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इन जीवों में जो विविधताएं हैं, इन्हीं विविधताओं को हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ऐसे देश में हैं जहाँ पर जो है इतने सारे जैव विविधता आपको देखने को मिलता है। नेचर में प्रकृति का जो प्रमुख अंग होता है वो यही होता है कि कितना ज़्यादा, जिधर आप कौन से दुकान में जाना पसंद करेंगे जहाँ पर ज़्यादा वैरायटी होगा, सीधी सी बात है। तो इंडिया में आपको इतने वैरायटी देखने को मिलता है, और क्या वैरायटी चाहिए, एक से एक वैरायटी इंडिया में देखने को मिलता है। अगर आप पूरे पृथ्वी की बात करते हैं तब तो बहुत सारा जैव विविधता हो जाएगा, लेकिन हमारा फिलहाल जो टॉपिक है वो भारत के ऊपर है। और इसमें देखिए सूक्ष्म जीव आप ले लीजिए ना, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, उसकी इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नताएं हैं कि आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। इसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, जोक से लेके बड़ा बड़ा पेड़ देख लीजिए, बट वृक्ष हो गया आपका, हाथी ले लीजिए, ब्लू व्हेल ले लीजिए, करोड़ों दूसरे जीवधारी रहते हैं, और सब मिलकर जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं, एक वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में जब ये सारे एक साथ रहते हैं तो उन सब को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से इकोसिस्टम बनाते हैं, ये बना देते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये सारे अपना रहते हैं यहाँ पर, और अस्तित्व में भी है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो अब मतलब समझिए कि खत्म होने के कगार पर है, उनकी संख्या बहुत ही कम बची है। और इसमें आप जानते हैं कि एक जो होता है वो प्राइमरी होता है, यानी उत्पादक होता है। उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के जरिए जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और फिर हम जीव जंतु उन पर निर्भर करते हैं, फिर उनको जो खाने वाले हो गए। तो इसलिए भारत को जो है एक समृद्ध देश माना जाता है। और अगर आप वनस्पतियों में भी देखेंगे, पेड़ पौधों में देखेंगे, तो भी आपको जो है बहुत वैरायटी मिलेगा। लेकिन आजकल जो है हमारी लापरवाही के कारण जो है हमने अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधन को बहुत क्षति पहुंचा है, बहुत ही नुकसान दिया है। और भारत में तो विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां की जो हम बात कर रहे थे, उसमें कई तरह के आपको मिलता है। जैसे कि आपको इसमें पर्णपाती वन देखने को मिलता है, कटीला वन देखने को मिलता है, ज्वारीय वन देखने को मिलता है, पर्वतीय या हिमालय वनस्पति देखने को मिलता है। अगर आप भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो वहाँ तो मोटे ऊंचे वृक्ष आपको मिलेंगे। टुंड्रा में जाएंगे तो लीचेन और बौने झाड़ियाँ भी मिलता है। तो वनस्पति की भी विविधताएं प्राणियों से कम नहीं है भारत में। भारत में हजारों प्रजातियां आपको मिल जाएंगी, इसमें पादप प्रजातियां भी मिलेगी। और ऐसी बात नहीं है केवल जानवरों को संरक्षण की ज़रूरत है, पेड़ पौधों में भी ऐसी जातियां हैं जो खत्म होने की कगार पर है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन जितने भी खत्म होने वाले कगार की प्रजातियां हैं उनका हम लोग बचाव करें, उनका संरक्षण करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है एक विरासत के रूप में उनको दे सकें और उनके पास भी वो चीज़ें पहुंच सके। तो ये सारी जो है ज्ञान केवल बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उपयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हो रही है और भविष्य में जो है बहुत ही कम चांस है कि आगे तक रह पाएगा। तो यही कुछ विविधताएं हैं। बाकी इसका क्वेश्चन आंसर आप पढ़िएगा चैप्टर 11 का। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं चैप्टर 12 की बात करते हैं, अगले चैप्टर की बात करते हैं, भारत में कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर इन इंडिया की बात करते हैं। देखिए अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं चैप्टर 12 में, तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में जो कृषि है वो मुख्य रूप से जो है, ऐसे तो कई तरह की फसल होते हैं, लेकिन गेहूं, चावल, ये सब बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी है। जो कहीं भी आप चले जाइए ना, आप भारत में कहीं चले जाइए, दो चीज़ कॉमन मिलेगा, रोटी चावल। रोटी चावल तो भाई रोटी जो बनता है गेहूं से बनता है, और चावल जो आप जानते हैं चावल का वो खेती होता है, उसका धान का होता है उसका। तो भारत जो है आज से नहीं बल्कि शताब्दियों से, वर्षों से जो है कृषि प्रधान देश रहा है, आज भी एक कृषि प्रधान देश है। और बहुत ही गौरव की बात है कि 70% लोग ऐसे हैं जो इसमें लगे हुए हैं। कृषि भारत की जीविका का साधन ही नहीं है, बल्कि यहाँ का लाइफ स्टाइल है। आप गाँव में जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो है कृषि से रिलेटेड बहुत सारे गतिविधि आपको देखने को मिलेंगे। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमारी कृषि में बदलाव तो आया है। स्वतंत्रता से पहले एक हमारी गुलामी वाला समय था, स्वतंत्रता के बाद हमने स्वतंत्र रूप से आज़ादी का जश्न मनाते हुए आगे स्वतंत्र भारत में हमने रहे। तो अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाले देश आज अनाज का निर्यातक बन गया है। भारत में ही अगर आप देखेंगे तो भारत जो है बहुत सारी चीज़ें दूसरे देश से मंगवाता है, और बहुत सारी चीज़ें भारत से लोग मंगवाते हैं।
तो भारत की 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि से केवल खाद्यान्न प्राप्त नहीं किए जाते हैं, बल्कि बहुत सारे कच्चा माल भी हमें मिलता है। जैसे कि आप देखिए, कपड़ा बनाना है तो कपड़ा कैसे बनेगा, तो उसके लिए कपास की खेती होगी, रुई उससे आएगा, उससे बनेगा। इसके अलावा जूट बनेगा तो जूट की खेती होगी। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इसको मिलती है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए हमारे बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक हैं, रीति रिवाज हैं। खेती करने का तरीका भी थोड़ा पहले से बदल गया है। वैसे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ही होता है। पहले खेती केवल जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी, यानी कि खुद के जीवन के लिए थोड़ा हो गया, कर लिया, इसके लिए लेता था। लेकिन अब जो खेती हो गई है वो बिजनेस पर्पज से हो गया है, हम ज़्यादा करेंगे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग खेती केवल जीविका चलाने के लिए आज भी करते हैं। जैसे गांव में देखा हुआ, इतना खेत है भाई, हमारे घर का इतना राशन आ जाएगा, इतना हो जाएगा, बस इतना है। तो स्वतंत्रता के बाद कृषि में जो बहुत सारे सुधार सरकार के द्वारा किया गया, उसमें साइंस एंड बोल सकते हैं प्रौद्योगिकी को डेवलपमेंट, उसमें टेक्नोलॉजी को लाया गया, जिसमें बहुत सारे से हरित क्रांति देखने को मिलता है। अब हरित क्रांति का क्या मतलब है? हरित क्रांति आया था जय जवान जय किसान। हुआ यूँ था, जब उस समय 1962 के आसपास में चाइना से लड़ाई हुई थी, और एक और कौन सा ईयर था जब हमारा लड़ाई जो है 1971 में हमें ये पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी हमारा। तो जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो उस समय पाकिस्तान का साथ दे रहा था अमेरिका। तो अब जानते मियाँ मिट्ठू बनता है अमेरिका। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो थे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पहले तो देश की सरहदों पर जो है हमारे आर्मीज को काफ़ी मनोबल बढ़ाया, तभी बोला जय जवान, और देश के किसानों को भी कहा जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो उस समय फसल बहुत ही गंभीर स्थिति में था, हम अमेरिका पर निर्भर रहते थे। हमने अमेरिका से गेहूं मांगा था, और अमेरिका ने जानते कौन सा गेहूं दिया था? वहाँ जो सुअर लोग को खिलाता है ना गेहूं, 3rd क्वालिटी का, बिल्कुल लो क्वालिटी का, वो भारत को दिया था, खाना पड़ा था। तो अब उस स्थिति में बड़ा ही बुरा लगा लाल बहादुर शास्त्री को, और कहा कि जो भी संभव प्रयास होगा भारत सरकार के द्वारा, वो सारा प्रयास किया जाएगा। किसान भाई आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। और उस साल जो है बहुत ही बढ़िया फसल हुआ था। तो उसी को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। वैसे ही आपका एक श्वेत क्रांति होता है, जब दूध में क्रांति हुई तो उसको श्वेत क्रांति कहते हैं, जब दूध का प्रोडक्शन हमने बढ़ाने के लिए सोचा। पीत क्रांति बोलते हैं। पीत क्रांति का मतलब हो गया जब आप कह सकते हैं कि जब दाल वगैरह में बहुत ही उस तरह हुआ तो पीत क्रांति। नील क्रांति यानी कि मछलियों वगैरह का हमने किया। गुलाबी क्रांति, ऐसे करके बहुत सारे क्रांति हुआ है। इससे हमारे उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। भारत ने निर्वाह कृषि से व्यापारिक कृषि का विस्तृत ग्रहण कर लिया। निर्वाह कृषि केवल अपने लिए होता था, अब वो जो निर्वाह कृषि है ना, ये जो निर्वाह कृषि था, जो निर्वाह करने के लिए था, अब ये निर्वाह कृषि किस में कन्वर्ट हो चुका है? तो व्यापारिक कृषि में कन्वर्ट हो चुका है, व्यापारिक रूप से, ये ध्यान दीजिएगा। तो व्यापारिक कृषि में आ चुका है। और यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आपको रोपण कृषि देखने को मिलता है, मिश्रित और शुष्क कृषि देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 तरीके का आपको कृषि में फसल के बारे में, 2 तरह के फसल के बारे में पढ़ना होगा। एक तो पढ़ना होगा खरीफ फसल के बारे में पढ़ना होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक जो पढ़ना होगा रबी फसल के बारे में पढ़ना होगा। तो खरीफ फसल में देखिए, खरीफ खरीफ 3 हो गया, तो आप लिख दीजिए चावल चावल 3 हो गया। रबी 2, यहाँ लिख दीजिए गेहूं, है ना, ऐसा लिख दीजिए गेहूं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है चावल के टाइम में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो चावल जो है देखिए ग्रीष्म ऋतु में होता है, आप ध्यान दीजिएगा, चावल ग्रीष्म ऋतु में होता है। और गेहूं को गुनगुना धूप चाहिए तो ये शीत ऋतु में होता है। तो गेहूं के साथ जितने भी फसल होंगे वो सारे रबी में चले जाएंगे, और चावल के साथ जितने होंगे वो सारे के सारे जो है खरीफ में चले जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भारत में खरीफ फसल से धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, जूट हो गया। रबी में जाएंगे गेहूं के साथ में गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों आपका ठंडी के मौसम में होता है। तो भारत में खाद्यान्न फसल हो गया। नकदी फसलों में कुछ आता है, जैसे जूट हो गया, गन्ना हो गया, ये इसमें हम बहुत ही आगे हैं। पैसा दीजिए, नकदी एकदम से है। और भारत की इन विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न भौगोलिक दशाओं और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। हर जगह गन्ना नहीं हो सकता, हर जगह जूट नहीं हो सकता है, हर जगह कपास नहीं हो सकता है। तो पर्याप्त प्रगति के बावजूद भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कहीं न कहीं अभी भी खेती कम है।
अर्थव्यवस्था में और वैश्वीकरण जो हम बात करते हैं, पूरे विश्व में जो बिजनेस की बात करते हैं, उसमें न कहीं हमें चुनौतियों का सामना करना तो पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज भी बाहर से मंगवानी पड़ती है, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर भी हैं। बट जनसंख्या को नियंत्रण करने की ज़रूरत है। भारतीय कृषि के लिए कुछ प्रमुख समस्याएं भी है, जैसे कि स्थिरता। कृषि में आज भी बहुत सारे किसान हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उनके पास पैसा उतने है नहीं बीज के लिए, खाद के लिए, जिससे कि और वो बढ़िया हो सके। मिट्टी की क्वालिटी कहीं ना कहीं घटता जा रहा है, चूँकि बड़े लेवल पर जो है हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो मीठे भूमिगत जल हैं वो बहुत ही नीचे जाता जा रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर भी कम होता जा रहा है। हैंडपम्प वगैरह आप कहाँ उस तरीके से काम करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैश्वीकरण है, अर्थव्यवस्था में हमने उदारीकरण कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हमने दोस्ती के लिए या बहुत सारी चीज़ें के लिए उदार, यानी कि एक क्या बोल सकते हैं, एक दानी टाइप का बने हुए हैं कि हम इसकी मदद कर देते हैं, उसकी मदद कर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। खाद्य सुरक्षा नहीं हो पाता, किसान आज भी आत्महत्या कर लेते हैं, उनका लोन नहीं पूरा हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करता है। और आज भी जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो भोजन है वो नाली में ना जाए, क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो मुझे केवल वो मेरा मेहनत का पैसा नहीं दिखाई देता है, बल्कि मुझे वो किसान की मेहनत दिखाई देती है जो 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, पूरे साल भर जो है वो किस तरीके से ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपने खेतों में समय बिताते हैं, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी हर महीने के मंथली इनकम के भी वो अपने एक मतलब कितने लगाव से अपने फसल को परिवार की तरह संजोगते हैं। फिर उसके बाद जो है जब उनकी इस मेहनत को हम ऐसे फेंक देते हैं ना, तो सच में आपको और हमें सोचने की ज़रूरत तो है कि वाकई में हम कर क्या रहे हैं। शादी पार्टी में जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा पैसा है, बात पैसे की नहीं, बात मेहनत की है, रिसोर्सेस की बात है। अगर यही किसी और देश से लेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा, आप ये बात समझते हैं। हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे यहाँ है। नॉर्मल सेलिब्रिटी को हम लोग सुपरस्टार बना देते हैं, लेकिन जो देश का अन्नदाता है, अन्नदाता मतलब जिसके भरोसे हम जिंदा हैं, कभी हम किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं और हम ऐसा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम किसानों को लेकर बोलते हैं अनपढ़ गवार लोग है, क्या ये लोग करेंगे, इस तरह से बातें करते हैं। जबकि कोरोना के टाइम में साफ साफ समझ में आ गया लोगों को, जब क्वारंटाइन हुए थे तो ना ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत थी, ना ही हमें सिनेमा हॉल की ज़रूरत थी, और ना ही हमें किसी ऐसे जगह की ज़रूरत थी कि इसमें बहुत सारे वैरायटी हो खाने पीने की, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसको चावल भी मिल गया, आटा भी मिल गया, नमक रोटी ही खा ले, नमक भात ही खा ले, तो उसका जीवन जो है वो बच जाएगा, सरवाइव कर लेगा। तब भी हमें नहीं समझ में आया कि हम देश के किसानों के साथ और अपने देश के साथ किस तरह की सोच रखते हैं। ये आपको खुद ही पता होगा और हमें कैसा रखना चाहिए। खैर एनीवे, आज भी भारतीय कृषि को नए परिदृश्य के अनुसार ढालने की और आगे ले जाने की ज़रूरत है। हम लोग सोचते हैं अरे हो रहा है जो होने दो, अपना थोड़ी ना है, क्योंकि हम चार दीवारी के अंदर सोचते हैं ना। हमें अपने राज्य से क्या मतलब है, हमें देश से क्या मतलब है, जो होता है होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब उसका प्रभाव दिखता है तो हम सभी को प्रभाव दिखता है। गर्मी बढ़ती है तो हम सबको गर्मी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो हम सब पे महंगाई बढ़ती है, तो किसी चीज़ की कमी होती है तो हम सब पे कमी होती है। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, जब सबका कमी हो रहा है मेरा भी कमी हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। चैप्टर 13 है ये। चैप्टर 13 की यदि हम बात करें यहाँ पर देखिए, ये आपका चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 है यातायात तथा संचार के साधन। यातायात तथा संचार के साधन। देखिए अगर यातायात नहीं होगा तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे भाई साहब। बताइए चल पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं चल पाएंगे। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट में गाड़ी मोटर वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन में आजकल मोबाइल फ़ोन वगैरह, इंटरनेट सर्विस वगैरह हो गया। अगर ये चीज़ें हटा दी जाए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, सारा ठप पड़ जाएगा। इस पॉइंट कुछ चीज़ें अगर इंपॉर्टेंट रहेगी तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। वर्तमान में हमारे जीवन का जो है एक बहुत बड़ा भाग परिवहन और संचार के साधन है। उत्पादन के क्षेत्र से उपभोग के क्षेत्र तक वस्तु की ढुलाई आप कैसे करेंगे? गाड़ियों से करेंगे, सड़कों से ही तो ले जाएंगे, या समुद्री रास्तों पर ले जाएंगे, जल के रास्तों से ले जाएंगे। व्यापार करना हो, वाणिज्य करना हो, सब में हमें परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो है लोगों की वृद्धि और विकास के लिए जो है परिवहन बहुत जरूरी है। परिवहन में हमारे पास देखिए एक तो स्थल है, यानी ज़मीन से हम कर सकते हैं, लैंड हो गया। इसके अलावा जल, सबसे ज़्यादा जल से होता है एक देश से दूसरे देश, और फिर एक वायु हो गया।
अभी नॉर्मल रसिया से 20 से 40 से 45 दिन लगता है वहाँ से आने में, लेकिन वो ही समुद्री रास्ते से भारत बना रहा है, 20 से 25 दिन में सामान आ जाएगा। तो स्थल परिवहन तो हम सभी जानते हैं, सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया। स्थल में 2 कैटेगरी हो गया ना, एक तो सड़क हो गया यहाँ पर, और ये आपका रेल हो गया आपका, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पर है, सड़क और रेल। अगर आप स्थल में आते हैं तो जल में तो आप जानते हैं कि वो नदी से जाएगा या समुद्र वगैरह से जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि सामान्य रूप से सड़क का अधिकतर परिवहन साधन के रूप में होता है। अभी देखते हैं बिहार में जो है एक साल पहले पुल बना था, मनीष कश्यप ने, मैंने देखा कि बताया भी था कि ये पुल सही नहीं है। मनीष कश्यप सही रहे गलत रहे बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जनता के टैक्स से मतलब इतना बड़ा पुल बना, जो पहले का पुल अंग्रेजों का टाइम का था, वो तो 100 साल से ऊपर अभी तक चल रहा है, क्योंकि वह भ्रष्टाचार नहीं था। अब भ्रष्टाचार इतना है कि 1 साल भी नहीं टिका और वो पुल गिर गया भागलपुर में। और मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि हम मतलब इतने लालची हो गए हैं, वाकई में हम इतने लालची हो गए हैं ये कि हमें अपने का ही मतलब चिंता नहीं है। अब आप बताइए, जो इंजीनियर है, जो वहाँ पर ठेकेदार है, या जो नेता लोग है, मैं एग्जाम्पल, जो नेता लोग है भाई, जो भी नेता लोग पैसा खाया, जो भी जितना भी बीच में मिला हुआ सब रहा, अगर उन्हीं में से किसी परिवार का हिस्सा उसमें पुल पे जा रहा होता और सच में उसमें पुल गिर जाती है, इंजीनियर का परिवार होता, तो आदमी से बढ़कर तो उसने जो पैसा बनाया वो नहीं है। तो जब खुद के परिवार के साथ बीतती है तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन सोचिए अगर ये हादसा किसी और के साथ हो तो क्या हाल होगा। और ऐसे पुल गिरा, मतलब बड़ी हैरानी हुई कि मतलब हम कर क्या रहे हैं। अगर हमारे द्वारा बनाया गया पुल 100 साल भी नहीं चलता तो धिक्कार है हम पे, आज की टेक्नोलॉजी पे, और आज के इन नेताओं पे धिक्कार है जो इस तरह के जो है इतनी गंदी राजनीति में आकर जो है और हर जगह पैसा 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 कर रहे हैं। मतलब बड़ी विचित्र बात हो जाती है ये। सड़क का हाल भी आप भारत में देखेंगे तो कुछ जगह तो बहुत ही अच्छा है, कुछ जगह आज भी सड़क ऐसा है जहाँ पर एक्सीडेंट या बाकी चीज़ें आए दिन होता रहता है। ये सड़क का हाल इतना बुरा है कि इलेक्शन के टाइम पर जो है आपको कुछ लाभ दे दिया जाता है, ये सड़क थोड़ा ठीक कर दिया गया, 1 आध साल सही रहेगा, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। रेल मार्ग की बात करते हैं तो रेल मार्ग तो खैर चलिए अपने मिनिस्ट्री में है, चल रहा है, वहाँ तो कुछ गड़बड़ करेगा तो हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक रेल हादसा हुआ, कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश या कहाँ हुआ, वहाँ पे इतना बड़ा 6 बोगियाँ जो है टकरा कर उसमें हो गई। इसकी जिम्मेदारी रेलवे तक नहीं लिया। बताइए, इतना बड़ा जिम्मेदारी मतलब रेलवे तक ने कहा कि 99% चांस तो ये होता है कि हम अपनी तरफ सही होते हैं, 1% चांस में गड़बड़ होने का चांस होता है, उसी 1% में कोई रीजन लॉजिक ही नहीं मुझे पता चला। तो इतनी बड़ी चीज़ें पर ये चीज़ें चलती है तो खैर ये समझने की ज़रूरत है। सामान्य रूप से सड़कों का अधिकतर परिवहन जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सड़कों के माध्यम से हम रेलवे स्टेशन से जुड़ते हैं, हवाई अड्डों से जुड़ते हैं, समुद्री पत्तों से जुड़ते हैं। सड़कें जो है ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ते हैं। सड़कों को 2 भागों यानी कच्ची सड़कों और पक्की सड़कों में विभाजित किया जाता है। आप सभी जानते हैं, कच्ची सड़क हो गया, पक्की सड़क हो गया। रेलवे सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, जिसमें हजारों लोग शिक्षा, व्यापार, तीर्थ स्थल देखने या दोस्तों से मिलने, आज भी देखिए बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे। उसमें मालगाड़ी हो गया, मालगाड़ी में आपका क्या क्या जाता है, मालगाड़ी में कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, खाद्यान्न उर्वरक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती जाती है यहाँ पर। सारे क्षेत्र बड़े सारे जो रोजगार हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, यहाँ भी लोग आकर्षित होते हैं और आने जाने के लिए रेलवे नेटवर्क का ही इस्तेमाल करते हैं। भाई बस से कौन आएगा जाएगा इतना दूरी, रेल से ही आता जाता है। अगर आप जल परिवहन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा मतलब सबसे सस्ता जल होता है, लेकिन समय बहुत लगता है। देखिए, जो जितना सस्ता होगा समय उतना ज़्यादा लगेगा। जल परिवहन के माध्यम से भारी माल जितने भी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से चले जाता है। जल मार्ग को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो देश के अंदर अंतर्देशीय जल मार्ग, और दूसरा देश के बाहर जो हो गया वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो गया। तो ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है, कहाँ पर कौन सा नेटवर्क जाएगा, कैसे जाएगा। अगर आप वायु मार्ग में आते हैं तो वहाँ तो कोई रुकावट ही नहीं है और आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। पटना से दिल्ली 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, जबकि ट्रेन से बहुत ही फास्ट ट्रेन भी होगा तो 12 घंटे का समय लेगा, 15 घंटे का समय लेगा। नॉर्मल ट्रेन 18 घंटे का समय लेता है। तो वर्तमान में यह सड़क और रेलवे परिवहन की भांति एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन है, लेकिन आप वायु से, जहाज से बहुत हैवी सामान नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ दुर्गम पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है, दलदली है, बाढ़ का है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। संचार और विचार यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ ईमेल का संचार तो बहुत पहले ही आ चुका है। आज तो
इंटरनेट है लगभग फ्री ही हो चुका है, निःशुल्क ही एक तरह से हो गया है। और हर जगह पर आपको जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह चला जाता है। आजकल डाक कौन इस्तेमाल करता है? डाक सेवा, पोस्ट ऑफिस का बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑफिशियल केवल रह गया है। टेलीफोन सेवा आजकल हो गया, मोबाइल जो हो गया आपका, तो यही सारा मीडिया का संचार हो गया, हर जगह पर ही चलता रहता है। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर 13। एक और चैप्टर आपका यहाँ पर बच रहा है, वो भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर 44 मिनट का समय हमने आपका लिया है। और यहाँ पर देखिए ये बचा जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। आई होप कि ये चैप्टर, आई होप क्या सबसे लास्ट चैप्टर है। देखिए अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हैं, पहले हम चैप्टर का यहाँ पर हेडलाइन लिख लेते हैं, तब यहाँ पर चीज़ें हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर 14, चैप्टर 14 लिख लेते हैं, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। अगर आज भारत सरकार ने, चाहे किसी की भी सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आज भारत सरकार ने इस पे निर्णय नहीं लिया जनसंख्या नियंत्रण पे, तो जिस तरीके से हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, एक बहुत ही विकराल रूप लेगा, जहां रहने के लिए भी लोगों को सोचना होगा। आज शहरों में केवल फ्लैट सिस्टम है। फ्लैट सिस्टम मतलब एक ज़मीन पे 12, 20, 25, 30, 35, 40 फ्लैट बना देते हैं, मतलब 200 लोग रह रहे हैं उतने ही ज़मीन के टुकड़े में, एक कट्ठे में। जबकि आप देखिए गाँव में तो उतना में एक ही फैमिली रहता है, और गांव तक अब फ्लैट सिस्टम पहुंच रहा है। क्या करें, मजबूरी है, हर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, कीमत इतनी बढ़ गई है, तो हर किसी को फ्लैट चाहिए। और इस तरीके से जो है आने वाले समय में गांव भी ख़त्म हो जाएगा, और हम हर चीज़ अपने रिसोर्सेज संसाधन को ख़त्म कर देंगे, जिस तरीके से हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। जनसंख्या शब्द का तात्पर्य किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या से है। जनसंख्या पर ही किसी देश का उत्पादन और उपभोग निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि लोग ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जुड़े होते हैं, लोग ही बनाते हैं, लोग ही इस्तेमाल करते हैं, वही वस्तु और सेवाओं को उपभोक्ता भी होते हैं। जनसंख्या के एक निश्चित समय पर देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या होती है। अगर हम हमारी जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यीय पहलुओं के बारे में बात करें, तो आपको ये मतलब जानकर हैरानी होगी कि हर जनसंख्या आंकड़े पर हमारी आबादी बढ़ जाती है। 2000 में हुआ था, फिर 2010 साल पे होता है ना, फिर 2011 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, ऐसे करके। अब उसके बाद जो है फिर 2031 में, तो ऐसे करके हर बार जो है हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। चाइना को ओवरटेक हमने कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसको जब जनगणना हम लोग करते हैं तो हम ऐसे पता करते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे घनत्व कहते हैं। जैसे ऐसे बोलते हैं यहाँ पे, 1 किलोमीटर लंबा ले लीजिए और 1 किलोमीटर चौड़ा ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें कितने लोग रह रहे हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो गांव में देखेंगे तो एक गांव, छोटा सा गांव बन जाएगा 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में, तो इसमें जितने लोग हैं देख लीजिए कितने लोग हैं, और शहर में देख लीजिए कितने लोग हैं। दोनों में बहुत ही फर्क आपको नजर आएगा। आप मैप भी देखेंगे ना, तो वहाँ भी आपको ज़्यादा जो है घर आपको नज़दीक शहरों में मिलेगा। तो इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं इसको, और जनसंख्या घनत्व बहुत ही अलग अलग है भारत में। दिल्ली में अगर आप बात करेंगे तो बड़ी हैरानी होगी आपको कि अगर यहाँ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर यही एरिया, सेम एरिया लिया जाए, तो यहाँ जो है 9,294, 9,000 कितना लिखा है, 294 व्यक्ति, इतने लोग रहते हैं। सोचिए, लगभग 9,000 मान लेते हैं, 9-10 हज़ार लोग रहते हैं। इतने में आपको लगता है कि एक गांव में 9,000 आदमी होता है? नहीं होगा, बहुत ही कम मिलेगा आपको यहाँ पर। और वही अगर अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने ही एरिया में केवल 100 व्यक्ति रहते हैं। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, देख रहे हैं आप। कहाँ दिल्ली में आपको 9,294 मिल रहा है और अरुणाचल प्रदेश में केवल 100। संख्या के अलावा जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि लोगों की कुशलता और क्षमता, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप क्या बना सकते हैं, तभी तो आप विदेशों में बेच पाएंगे। कुशलता और क्षमता के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति किसी काम को भली प्रकार कर सकता है। तो जनसंख्या के आकार के अलावा हमें उसका क्या एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हम लोग क्या दे रहे हैं, हमारा स्तर कैसा है, हमारी जो क्या बोल सकते हैं हम, तकनीकी कुशलता कैसा है, कितने हम कुशल, एक्सपर्ट कितने हैं, हमारा काम करने का तरीका कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। चाइना में आज कोई वीडियो देख रहा था, कोई मर रहा है, गिर रहा है,
किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सामने गिर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। पर भारत में तो ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सब देखना पड़ता है ना। भारत की जनसंख्या को प्रमुख रूप से 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। तो भारत में 3 वर्गों में जनसंख्या को बांटा गया है। अगर यहाँ पर जनसंख्या ऐसा लिखते हैं तो इसमें 3 कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है 0 से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे आते हैं उसमें। दूसरा जो इसमें बांटा गया है, जो एडल्ट आते हैं वो 15 साल से 60 इतने साल के आते हैं, 15-60 वर्ष के। और तीसरा जो होता है वो वृद्ध हो गया, यानी कि 60 प्लस का जो हो गया। इन 3 कैटेगरी में हम लोग बांट कर देखते हैं। वृद्धि मतलब हो गया। और जो आप बोलेंगे बच्चे और वृद्ध मिलाकर निर्भर जनसंख्या जो कुल जनसंख्या का 43% है। बच्चे और वृद्ध यानी कि ये और ये दोनों को मिला देंगे तो ये 43% है। तो सबसे ज़्यादा तो इनकी संख्या हो गई ना फिर, तो है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा यूथ की संख्या भारत में, पूरे दुनिया में यूथ की सबसे ज़्यादा संख्या भारत में। इसलिए रोजगार की समस्या आती रहती है, इसलिए बेरोजगारी वगैरह आती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आते, प्रॉब्लम आता रहता है इसमें यहाँ पर। और एक जागृत समाज के लिए एजुकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोगों को पढ़ने और समझने के लिए सक्षम होना जरूरी है, 7 साल से जो भी ऊपर है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई भारत सरकार की तरफ से, ताकि जो है जन्म और मृत्यु दर को कम किया जाए। परिवार कल्याण समझाया गया कि हम 2 हमारे 2 रखेंगे, लेकिन नहीं, कुछ लोग तो हम 2 हमारे दर्जन, 18 बच्चे 20 बच्चे आज भी करने का शौक़ है ना, चाहे वो कोई भी हो, बिना ये सोचे समझे कि इसका प्रभाव क्या जाएगा नहीं जाएगा। कोई बरगला दिया उनको, कोई गलत जानकारियाँ उनको दे दिया कि ये होता है वो होता है, और वो चल रहे हैं। निरोधक भी आजकल आ चुके हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण सरकार हर तरह से सहायता कर रही है, अवेयरनेस कर रही है, आजकल तो सोशल मीडिया है, इसके बावजूद यदि कोई इस तरह की जनसंख्या करता है तो बहुत ही दुख की बात है ये, कि वो देश और समाज को क्या दे रहा है। बच्चे पैदा करके बहुत अच्छा काम थोड़ी कर रहा है वो। ज़मीन तो उतना ही है ना, और लोग बढ़ते जाएंगे तो खेती की ज़मीन तो घटता जाएगा। गैस सिलेंडर, चूल्हा, राशन, बिजली, हर चीज़ इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, मजबूरी है केमिकल्स ज़्यादा डाले जाएंगे ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, और वही केमिकल्स तो आप पर हम खाएंगे। ज़्यादा गंदगी फैलेगी, नदियों में पानी गंदा होगा, उसी को फिल्टर करके देगा, वही गंदा पानी हम पी रहे हैं। सब कुछ आना है, बीमारियाँ भी होनी है, मरिए, समझ में नहीं आता है। बस ऊपर वाले की देन है, क्या है तो ऊपर वाले की देन है। अगर नसबंदी कर दिया जाए, क्या बच्चे होंगे? नहीं ना। तो फिर बोल के दिखाए कि ऊपर वाले की देन है, नसबंदी करवा दिया जाए। तो ये जो माइंडसेट है, इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है भारत में। सरकार कानून बना सकती है, उससे क्या हो जाएगा, लागू तो हमें ही करना है ना। तो अगर हम खुद इतने समझदार हो जाएं, सक्षम हो जाएं, आज आप यूथ पीढ़ी हैं, आप कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, तो आप डिसाइड करोगे ना, भारत में रह रहे हो तो। इसलिए मैं इस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि जो पिछली पीढ़ियों ने गलती किया तो कर ही रहे हैं, पर आने वाली पीढ़ियाँ तो कम से कम अलर्ट हो, सावधान हो, और बहुत लोग हो रहे हैं, बहुत लोग हो रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य जन्म मृत्यु दर को कम करना, परिवार कल्याण, जनसंख्या स्थिरीकरण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। केवल 2 वक्त की रोटी और एक छत पर्याप्त नहीं होता है, गुणवत्ता लानी होती है जीवन में। आज देखिए हमारे जीवन में कितनी लाइफ स्टाइल में बदलाव आ चुका है, गुणवत्ता आ चुका है। आप वो भी तो देखिए, केवल जानवर की तरह रहना ही जीवन बिताने का थोड़ी ना है। तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या जो आज भी कुपोषण का शिकार है, कहाँ उसको पूरा पोषण मिल पाता, और ऊपर से इतने केमिकल्स। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वो 2000 में बनाई गई थी, जो तत्कालिक उद्देश्य था गर्भ निरोधक यानी जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, स्वस्थ देखभाल मूलभूत सुविधा, स्वस्थ कार्यकर्ता की अपूर्ण जरूरत को पूरा करना। और हमारा 2045 तक का टारगेट है कि 2045 तक सतत विकास, आर्थिक यानी हम लोग सबको साथ लेते हुए विकास आगे करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सामाजिक विकास करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और जनसंख्या को स्थिर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी कुछ कदम उठाए गए हैं। महिला सशक्तिकरण, वो भी डिसीजन ले सकती है। महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग 1990 में ही बना हुआ है, 1992 में अस्तित्व में आया था। तो आयोग ने इसको कामों को बांट दिया कि किस काम को कौन सा करेगा, किस तरीके से, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए,
महिलाओं के जीवन में। आज भी महिलाओं का जीवन थोड़ी ना महिलाओं का जीवन, उनको तो उनके पति, उनके घर वाले वही नियंत्रण करते हैं। लेकिन अब कुछ महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने पाँव पे खड़ी है, इंडिपेंडेंट हैं, तो भाई वो अपना डिसीजन खुद ले पाती हैं। नहीं तो आज भी बहुत सारे महिलाएं खुद से डिसीजन थोड़ी ले सकती है, नहीं ले पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। आपका पूरा ज्योग्राफी ये कंप्लीट हो गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आवेश में आकर मैंने बोला हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आपको बुरा लगा हो किसी बात को लेकर तो। लेकिन आप खुद एक भारत के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बनने वाले हैं, अगर नहीं हैं तो। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है, केवल किताबों में पढ़कर नंबर ले आना यही हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये केवल एक पेपर में नंबर होगा। लेकिन रहना हमें इसी धरती पर है, सांस हमें यहीं लेना है, खाना हमें यहीं का खाना है। और अगर कुछ हम गलत करेंगे तो वो हमारे ही पास आएगा। और हम ही केवल बीमार नहीं होंगे, हमारा पूरा परिवार और हमारा समाज बीमार हो सकता है। हम बहुत समस्या में आ सकते हैं। केवल 2, 4, 10, 20 आपका परिवार नहीं है। अगर आप दिल से सोचेंगे तो पूरा भारत आपको अपना परिवार लगेगा। क्योंकि हम सब जब बोलते हैं तो बोलते हैं इंडियन हैं, भारतीय हैं। अगर आप भारत से बाहर जाएंगे तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग रूप का हो, आप एक हो जाएंगे। अगर कोई हाथ उठाएगा सभी एक हो जाएंगे। वहाँ पर आपको अपनी पहचान मिलती है कि हम भारतीय हैं, तब लगेगा कि हम सब एक हैं। और मैं तो ऑल ओवर इंडिया डील करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया पढ़ाता हूँ, तो मुझे तो पूरा भारत मेरा घर लगता है। मैं तो कभी भी अपने केवल घर के बंधन में नहीं बंधा होता हूँ, मुझे पूरा भारत अच्छा लगता है। इसलिए कई बार मैं बहुत चिंतित रहता हूँ जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो, कि हम कर क्या रहे हैं वास्तविक में। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि अपने गद्दी और लालच के लिए बरगलाते रहते हैं और उसका साथ हम जनता देते रहते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपने बिजनेस पर्पस के लिए जो है इतनी गंदगी और इतना अनयूज इलीगल तरीके से गंदगी दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हम ही सांस और अंदर ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने स्वार्थ और अपने मतलबी के लिए, ज़्यादा लालच के लिए, पैसे कमाने के लिए हम बर्बाद किए जा रहे हैं। और एक बार जब ये बर्बाद हो जाएगा तो शायद पीछे मुड़कर सही करने का हमारे पास वक्त नहीं होगा। वक्त के पास भी वक्त नहीं होगा कि इसको ठीक किया जाए। आज भी समय है हमारे पास, अगर हम समय रहते सुधर जाए तो। नहीं तो ऊपर वाला ही मालिक है कि क्या होगा। खैर एनीवे, इसी के साथ आज हम इसको बाइंड अप करेंगे। आपका 1 घंटा लगभग होने को है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने पूरे ज्योग्राफी को आपको यहाँ पर कवर कर दिया। यही आपका भूगोल का इतना हिस्सा था जो मैंने आपका 1 घंटा में कवर कर दिया। बाकी आप इसे क्वेश्चन आंसर वगैरह देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मॉड्यूल 2 आपका कंप्लीट है। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू। मिलेंगे कि अगले मॉड्यूल में, और जैसे मैं लेकर आऊँगा एक मॉड्यूल उठाऊँगा पूरा बता दूँगा, एक मॉड्यूल उठाऊँ पूरा बता दूँगा। 4 मॉड्यूल है, 4 वीडियो लाऊँगा, ख़त्म कर दूँगा। हद से हद जाएगा तो 6-7 वीडियो जाएगा, अगर 2 पार्ट में बहुत बड़ा होगा तो। जैसे कि अब इतिहास वाला मॉड्यूल बहुत बड़ा है तो वो 2 पार्ट में जाएगा। आपका मॉड्यूल 3 भी बड़ा है, वो भी 2 पार्ट में जाएगा। तो 2 मॉड्यूल बढ़ गया ना, 4 तो 6 हो गया। 6 मॉड्यूल में ख़त्म हो जाएगा, यानी 6 घंटे में पूरा का पूरा आपका सामाजिक विज्ञान ख़त्म हो जाएगा। आप एग्जाम से 1 दिन पहले भी पढ़ेंगे, 1 महीने पहले पढ़ेंगे, 2 महीना पहले पढ़ेंगे, 6 घंटा पहले पढ़ेंगे, इट्स योर चॉइस। हमारा काम आपका कर देना है, बाकी आपका काम है आगे इनके क्वेश्चन आंसर बुक रीड करना, उसको याद करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर भी हमारा प्रयास होगा इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल और क्वेश्चन आंसर लेकर आएँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।